हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं आपका अपना गुरुजी द कंपटीशन पैसेंजर वाला, और मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक बार फिर से बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित सीटेट परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ये हमारा पार्ट 3 है। 2 पार्ट हमारे चैनल पर पड़े हैं, आप लोग जाके उनको देखिए, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन, ठीक है। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए 3 अवस्थाएं, ऑप्शन बी 4 अवस्थाएं, ऑप्शन सी 5 अवस्थाएं, ऑप्शन डी 6 अवस्थाएं। आंसर कीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जो प्याजे हैं उनका संबंध संज्ञानात्मक शब्द से है, ठीक है। तो प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो इसका सही ऑप्शन है आपका, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो पहली अवस्था जो होती है वो होती है आपकी संवेदी गामक संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था कितने कितने देर तक होती है। तो यह अवस्था बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा जो है वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करने लगता है और अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके सर्वप्रथम प्राथमिक अनुभव प्राप्त करने लगता है। मतलब कि सर्वप्रथम रूप से वो पहले पहले अपनी इंद्रियों का उपयोग करके प्रथम रूप से प्राथमिक रूप से वह अनुभव प्राप्त करने लगता है। कोई चीज़ छुएगा उसको ये एहसास होगा, किसी को देखेगा, है ना, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये होती है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। और इस दौरान बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है। सेकंड अवस्था क्या होती है। सेकंड अवस्था आपकी जो सेकंड अवस्था होती है वो आपकी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, अवस्था, ठीक। तो ये कब से होती है। ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। 2 से 7 वर्ष तक चलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं इसमें अलग क्वेश्चन। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या करने लगता है। तो इसमें जो बच्चा है वो अपने इधर उधर की वस्तुओं को देखता है, पहचानता है, ठीक है। और आसपास जो लोग होते हैं, जानवर होते हैं, और जो लोग शब्द बोलते हैं उनको सुनता है और उनमें संबंध बनाने लगता है, स्थापित करने की कोशिश करने लगता है, ठीक। और इस दौरान वे अनुकरण के द्वारा सीखने लगते हैं, दूसरों को देखते हैं, वही चीज़ अपने अंदर उतारते रहते हैं, ठीक है। और इस अवस्था में बालक जो है वो भाषा सीखने लगता है, कुछ ना कुछ बोलने लगता है, थोड़ा बहुत चिंतन करने लगता है और तर्क करने लगता है, ठीक है। ओके, लेकिन जो तर्क और चिंतन करता है उसमें कोई एक ऑर्डर नहीं होता है, कोई क्रमबद्धता नहीं होती, वो है ना, उल्टा सीधा, मतलब कि बिना किसी उसके ठोस सबूत की किसी भी चीज़ के वो सीधे चिंतन करता है और तर्क करता है, उसमें कोई भी क्रमबद्धता नहीं होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है, ठीक है। तीसरी तीसरी जो अवस्था आपकी होती वो होती मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कि वो मूर्त रूप से चीज़ों को देखने, मतलब कि जो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें देखती है उसके बारे में सोचने लगता है, जानने लगता है, संवाद स्थापित करने लगता है, ठीक है। तो जो तीसरी अवस्था है वो है आपकी मूर्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसके हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये कब से कब तक चलती है। ये चलती है 7 से 11 वर्ष तक। 7 से 11 वर्ष तक। वर्ष भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि कब से कब तक। तो इस दौरान जो है वो बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत ही
मेंटल एबिलिटी है वो उसमें वो डेवलप्ड हो जाती है, उसमें वो निपुण हो जाता है, ठीक है। और क्या क्या चीज़, बच्चे जो है अधिक व्यवहारिक हो जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो अधिक व्यवहारिक हो जाते हैं, और उनके अंदर तर्क की क्षमता विकसित हो जाती है, समस्या को हल करने की क्षमता का विकास हो जाता है, मतलब कि बच्चों में तर्क और समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है, ठीक है। और जो मूर्त समस्याएं, प्रत्यक्ष रूप से उनकी जो समस्याएं होती हैं सामने, उनका समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं, ठीक है, समझ गए। लेकिन इस दौरान वो अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं, जो समस्या उनके सामने नहीं होती हैं उनको वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। मूर्त और मूर्त समझते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और इस अवस्था में भी बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है, लास्ट आपका जो है, जो आपकी लास्ट अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये कब से कब तक होती है? ये 11 वर्ष के बाद तक होती है, 11 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है, ठीक। 11 से 11 वर्ष के बाद, यानी कि 11 वर्ष के बाद लगभग 11 से 15 वर्ष तक रहती है ये अवस्था, ठीक है। 11 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है, 11 से 15 वर्ष तक ये अवस्था लगभग रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है बच्चे जो हैं वो एक क्रमबद्ध रूप से, मतलब कि एक क्रम से समस्या के बारे में चिंतन करते हैं, या उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उनके अनुभव बढ़ते हैं, जैसे जैसे अनुभव बढ़ते हैं उनके सामने कोई भी समस्या होगी उसके उसको उसका समाधान करने की उनके अंदर क्षमता बढ़ती है, ठीक है। और पियाजे ने इस चीज़ को संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी है, संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी है, मतलब कि समस्या समाधान की क्षमता उनके अंदर बढ़ती है, उनके चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद, लगभग 11 से 15 वर्ष के बाद। सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका तो सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन दीजिए। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका रचनावादी मॉडल। रचनावादी मॉडल यानी कि कंस्ट्रक्टिव मॉडल, रचनावादी मॉडल, कंस्ट्रक्टिव मॉडल, ठीक है। मतलब कि सीखने का वो मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वह है रचनावादी मॉडल। इसमें होता है कि बच्चा जो भी कार्य करता है वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहता है, कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहता है, ठीक है। मतलब कि किसी का उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, उसको कुछ कार्य दिया जाता है, वो अपने आप वो चीज़ें करता है, उसमें कुछ भी ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, वो कुछ किसी भी तरह उस चीज़ को वो करेगा अपने, ठीक है। जिससे इससे होता क्या कि बच्चों में सृजनात्मकता की क्षमता विकसित होती है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा सृजनशील होते हैं। तो सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वो है रचनावादी मॉडल, मतलब बच्चों को कार्य करने में स्वतंत्रता होती है, किसी के हस्तक्षेप नहीं होती है, ठीक है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। मतलब कि ऐसे बच्चे जो सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे हैं, ठीक है, तो जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को उनको कौन सहायता कर सकता है? स्व अधिगम मॉडल सहायता कर सकता है, कि विभेदित निर्देश मॉडल सहायता कर सकता है, कि पाठचर्या का विस्तार सहायता कर सकते हैं, कि संज्ञानात्मक वर्गीकरण सहायता कर सकता है? सही ऑप्शन बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका स्व अधिगम मॉडल। स्व अधिगम मॉडल, स्व अधिगम मॉडल जो है इस प्रकार के बच्चों की प्रतिभा जो प्रभावित हो सकती है उसको उसमें वो सहायता करता है, ठीक है। इसके लिए सरकारें जो हैं वो ओपन स्कूल खोल रही है, ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रही है, ठीक है,
ताकि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, इंक्लूसिव एजुकेशन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। स्व अधिगम मॉडल इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि IQ 105 है, उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि में, कि सामान्य से अधिक बुद्धि में, कि सामान्य बुद्धि में, कि मंद बुद्धि में? ऑप्शन कीजिए। वो श्रेष्ठ बुद्धि जिसकी बुद्धिलब्धि 105 IQ 105 इंटेलिजेंट कोसेंट IQ मेजर किया जाता है। ठीक है, बच्चे की बुद्धि पता चलती है कितना तेज है कितना धीमा है। ठीक है, श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा कि सामान्य से अधिक बुद्धि वाला होगा, कि सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होगा, कि मंद बुद्धि वाला बच्चा होगा? फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका जो सही आंसर वो है अगर किसी भी बच्चे की बुद्धिलब्धि यानी कि इंटेलिजेंट कोसेंट अगर 105 है तो वह बच्चा सामान्य बुद्धि वाला होगा, वह बच्चा सामान्य बुद्धि वाला होगा। ठीक है, बुद्धिलब्धि के बारे में एक मनोवैज्ञानिक है टर्मैन 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 ने इस 1916 में मतलब कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के आधार पर एक उन्होंने परीक्षण किया। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण याद रखना, ये भी पूछा जाता है। स्टैनफोर्ड पूछा जाएगा, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने किया? तो टर्मैन ने किया। किसके लिए? बुद्धिलब्धि को निकालने के लिए। ठीक, तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के आधार पर टर्मैन ने जो है वो बालकों के बुद्धिलब्धि को मानक माना और उन्होंने कुछ मानक निकाला और उसके आधार पर उन्होंने IQ जो है वो डिवाइड किया, IQ का क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, तो देखो अगर बुद्धिलब्धि 130 से अधिक है 130 से अधिक है तो बालक हमारा प्रतिभाशाली होगा। ठीक है, अगर 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 बुद्धिलब्धि 121 से 130 के बीच में होगी, 121 से 130 के बीच में होगी, ठीक है, तो बालक प्रखर बुद्धि का होगा। अगर बुद्धिलब्धि 111 से 120 हुई तो बालक तीव्र बुद्धि का होगा। अगर बुद्धिलब्धि 91 से 110 हुई तो बालक हमारा सामान्य बुद्धि का होगा। तो देखो 105 इसके बीच आता तो बालक हमारा सामान्य बुद्धि का होगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और देखिए अगर 81 से 90 आ गया, 81 से 90 के बीच की बुद्धिलब्धि तो मंद बुद्धि बालक होगा। अगर 71 से 80 के बीच उसकी बुद्धिलब्धि होगी, 80 के बीच उसकी बुद्धिलब्धि होगी, 71 से लेके 80 के बीच अगर उसकी बुद्धि होगी तो बालक अल्प बुद्धि वाला होगा। नेक्स्ट अगर आपका लास्ट क्लासिफिकेशन आता है 71 से कम, अगर जिस बालक की बुद्धिलब्धि 71 जिस बुद्धिलब्ध 71 से कम है, 71 से 71 से कम है तो वह बालक जड़ बुद्धि वाला होगा। तो जिस बालक की बुद्धिलब्धि 105 होगी वह सामान्य बुद्धि वाला बालक होगा। ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मध्यता कहलाती है। मतलब कि जन्म के समय अगर बालक को चोट लग जाए या भ्रूण क्षति की मतलब कि कुछ ऐसा हो जाए कि थोड़ा बहुत उसमें हल्का सा कुछ डैमेज आ जाए कुछ किसी कारणवश, तो जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मध्यता, जो बालक में मानसिक मध्यता आ जाती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? जैविक मंदता कहलाती है, कि पारिवारिक मध्यता कहलाती है, कि आकस्मिक मध्यता कहलाती है, कि चिकित्सा मध्यता कहलाती है? कौन सा होगा? जैविक मंदता होगा, कि पारिवारिक मंदता होगा, कि आकस्मिक मंदता होगा, कि चिकित्सा मंदता होगा? राइट आंसर कीजिए। तो जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से बच्चों में जो मानसिक मंदता आती है वो चिकित्सा मंदता कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉरेंस कोहलबर्ग 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, ठीक है। ओके, तो लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में किस शोध के लिए जाने जाते हैं? ए ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास, बी ऑप्शन शारीरिक विकास, डी ऑप्शन गामक विकास, सी ऑप्शन नैतिक विकास। ए ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास, बी ऑप्शन शारीरिक विकास, डी ऑप्शन गामक विकास, सी ऑप्शन नैतिक विकास। जल्दी से ऑप्शन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, नैतिक विकास। नैतिक विकास, नैतिक विकास के क्षेत्र में लॉरेंस कोहलबर्ग का जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बाल विकास में नैतिकता को एक महत्वपूर्ण घटक माना है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते, तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। और नैतिकता, इन्होंने माना कि नैतिकता जो है बाल विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटक है, तो नैतिक विकास के क्षेत्र में, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं तो सब लोग कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा सीखना स्थायी होता है? मतलब कि आपके ब्रेन में वो चीज़ छप जाए और रिकॉल करने पर जल्दी से याद हो जाए, आ जाए सामने। तो कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। ऑप्शन कीजिए, रटकर होगा कि सुनकर होगा, समझकर, देखकर। अपने आप को रखिए उसके सामने और देखिए कैसे, मतलब कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा समझकर। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा समझकर। अगर हम कोई भी चीज़ समझकर सीखते हैं तो वो सीखना हमारा स्थायी होगा। समझकर सीखा हुआ ज्ञान हमेशा स्थायी होता है, जबकि कोई भी चीज़ हम रटकर, सुनकर, देखकर अगर सीखते हैं, कोई भी चीज़ हम रटकर, सुनकर या देखकर सीखते हैं, तो रटकर, सुनकर, देखकर सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है, ठीक है। स्थायी नहीं होता, थोड़े समय बाद वो वैनिश, गायब हो जाता है माइंड से, ठीक है। तो कौन सा सीखना स्थायी होता? तो समझकर सीखना, समझकर सीखना स्थायी होता है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन भी करवा चुके हैं हम, क्वेश्चन अभी हम करवा चुके हैं ये वाला। उसमें सब हमने पूरा बताया था कि किस वर्ष में, किस वर्ष के दौरान बच्चा जो है वो अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया, समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, अमूर्त स्तर पर चिंतन मतलब कि जो चीज़ें उसके प्रत्यक्ष रूप में उसके सामने नहीं है वो उसके बारे में चिंतन करने लगता है, उसी को अमूर्त बोलते हैं। मूर्त जो चीज़ें उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में कुछ सोचें समझें, उसको मूर्त चिंतन बोलते हैं, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान, ये तीन चीज किस अवस्था में करने लगता है? आपके सामने है चार ऑप्शन। ऑप्शन उम्र दे के बता सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष चलती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष चलती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष तक चलती है, संवेदी पेशी अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। सही ऑप्शन बताइए, सही ऑप्शन बताइए। तो इसका होगा आपका चौथा, सी ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसकी एज है 11 से 15 वर्ष। पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई गई हैं, 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, उसमें से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये चौथी अवस्था है, लास्ट वाली चौथी अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था है, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चा जो है वो अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लगता है, उसके चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है, वह बौद्धिक क्रियाएं करने लगता है और समस्या समाधान की जो क्षमता है उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। और समस्या समाधान के जो समस्या समाधान करने की जो क्षमता है उसका बहुत ही विकास हो जाता है, ठीक है। बच्चा जो है वो अपने स्तर पर सही और गलत के बीच जो है वो तार्किक रूप से सोचने लगता है, बिना किसी तर्क नहीं सोचे। मतलब कि जब
बच्चा छोटा होता बिना सोचे समझे, बिना मतलब कि किसी भी आधार पे, बिना किसी आधार के वो सोचता समझता, लेकिन इस स्तर पर बच्चे जो सही और गलत के बीच तार्किक आधार पर यानी कि तार्किक रूप से सोचने लगता है, कौन चीज़ गलत है तो क्यों गलत है, ये चीज़ सही है तो क्यों सही है, इसमें क्या सही इसमें क्या गलत होगा, उसमें वो तर्क के आधार पर ही चीज़ें निकालता है। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर जो चिंतन है, बौद्धिक क्रियाएं हैं और समस्या समाधान, ये जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान करने लगता है, उसमें निपुण हो जाता है। और ये अवस्था 11 से 15 वर्ष तक चलती है। और संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पियाजे संज्ञानात्मक से जुड़े हुए हैं। संज्ञानात्मक अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं पियाजे ने बताई हैं, तो उस संज्ञानात्मक विकास की ये चौथे नंबर की अवस्था है, चौथे नंबर की अवस्था है, लास्ट अवस्था चौथे नंबर की। ठीक है, चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, ए ऑप्शन बच्चों को ए ऑप्शन है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है इसके बारे में जानना, बच्चे के सीखने में आने वाली कठिनाइयों को जानना, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। जल्दी से ऑप्शन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का उद्देश्य, इससे हम बच्चों को मतलब कि इसके द्वारा हम बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित कर सकते हैं। एग्जाम के द्वारा, एग्जाम में मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। और एवल्यूएशन के द्वारा हम जान सकते हैं कि बच्चा क्या सीखा है, कि बच्चा ने कितना सीखा है, क्या सीखा है, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। और ये भी जान सकते हैं कि कोई, जैसे हम टॉपिक कोई पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जो सीखता है तो उसके सीखने में जो कठिनाइयाँ आती है, उस टॉपिक को सीखने में कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, या जनरली बच्चों को सीखने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, इनके बारे में भी हम मूल्यांकन के द्वारा ही जान सकते हैं। और मूल्यांकन जो है वो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, पढ़ने पढ़ाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और जो मूल्यांकन जो है ये शिक्षकों को भी मदद करता है पढ़ाने में, तथा विद्यार्थियों को सीखने में भी मदद करता है। शिक्षक जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाएगा तो देखेगा कि वो टॉपिक बच्चों को कितना समझ में आ रहा, क्या कठिनाइयाँ उसको आ रही हैं, या कैसे क्या है, तो बच्चे है ना, चीज़ें कैसे हैं, तो टीचर क्या करेगा, अपने पढ़ाने के तौर तरीकों में और चेंज करेगा और अच्छी तरह से वो टॉपिक पढ़ाएगा, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इससे जान और पता चलेगा अच्छा बच्चे इस तरीके से ज़्यादा सीखते हैं, तो यह अध्यापक को पढ़ाने में मदद करता है और साथ ही साथ विद्यार्थियों को सीखने में भी यह मदद करता है। और जो इवैल्यूएशन मूल्यांकन वो आपकी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और यह बच्चों में मूल्य निर्धारण, जो वैल्यूज़ होते हैं उसको निर्धारित करने में शैक्षिक स्तर पर भी मदद करता है, ठीक है। और इसके द्वारा हम विद्यार्थियों की उपलब्धियों के भी बारे में जान सकते हैं, इसके द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धियों को भी जाना जा सकता है, या विद्यार्थियों की उपलब्धियों को जानने में सहायक होता है, ठीक है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो ये होता है, मूल्यांकन का जो मूल उद्देश्य है वो ये होता है, बच्चा क्या सीखा है, बच्चे ने क्या सीखा इसके बारे में जानना। और बच्चा जो चीज़ सीख रहा है उसको सीखने में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, कहाँ पे कठिनाइयाँ आ रही हैं, किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन कठिनाइयों को जानना, जिससे हम उन कठिनाइयों को दूर कर दें और बच्चा आसानी से सीख सके, ठीक है। और उनका हम समाधान करें, इन सब चीज़ों का क्या जानना, कठिनाइयों में क्या कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको जानना, उनका समाधान करना और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अर्थात अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। जबकि जो पहला ऑप्शन है आपका, बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना, ये मूल्यांकन का मूल उद्देश्य नहीं होता है। बच्चों को अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण घोषित करना ये मूल्यांकन का पूर्ण उद्देश्य नहीं, मूल उद्देश्य नहीं होता है। कहना मतलब इवैल्यूएशन मतलब वो प्रोसेस है जो बच्चों को परफेक्टली डेवलप करता है, पूर्ण रूप से विकसित करता है, हर एक क्षेत्र में बच्चों को वो इवैल्यूएट करता है, ठीक है, समझ गए। चलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। आइए अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विकास का परिणाम है, बालक का जो विकास है वो किस पर बेस्ड है, मतलब बालक का जो डेवलपमेंट है वो परिणाम है किसका, वंशानुक्रम का है कि वातावरण का है, कि वंशानुक्रम वातावरण की अंतर प्रक्रिया का है, कि आर्थिक कारणों का है। चार ऑप्शन, वंशानुक्रम का है कि वातावरण का है, कि वंशानुक्रम वातावरण की अंतर प्रक्रिया का, या आर्थिक कारकों पर।
किस पे निर्भर करता है बालक का विकास? तो बालक का विकास देखो, बालक का जो विकास है वो आपका सही ऑप्शन होगा, वो वंशानुक्रम पे भी डिपेंड करता है और वातावरण पे भी डिपेंड करता है तथा दोनों की अंतर प्रक्रिया पर। मतलब कि बालक का जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर प्रक्रिया पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही बालक का विकास होता है। मान लो उसके परिवार में पहले से कुछ कोई कमी है, कुछ बेसी है, कुछ डिसेबल पर्सन, तो वो बीमारी या कोई बीमारी तो वो बच्चे में भी आ जाएगी आगे। ठीक है, समझ गए? तो बच्चा में भी आ जाएगी। ठीक है, अगर उसके आसपास का वातावरण पॉजिटिव नहीं है, यानी अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो भी बच्चे के विकास पे कुछ ना कुछ असर डालेगा। ठीक है, अतः अगर बच्चे का वंशानुक्रम वातावरण में अगर असंतुलन है तो उस स्थिति में बालक का विकास भी संतुलित नहीं होगा, बालक का विकास संतुलित नहीं हो पाता। तो बालक का विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा अंतःक्रिया की प्रक्रिया पर। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया पर बालक का विकास डिपेंड करता है। जितना ही अच्छा उसका जितना ही अच्छा संतुलन वंशानुक्रम और वातावरण में होगा, बालक का विकास भी उतना ही संतुलित होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक था। आप सभी को थैंक्स। प्लीज़ अगर आप सभी को थोड़ा भी सा भी अच्छा लगा हो, आप लोगों को क्वेश्चन समझने में करने में थोड़ा सा मदद मिल रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय दिस वीडियो। और चैनल पे जाके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे और लोग इसको सीख सकें और अपने ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि कर सकें और अच्छे नंबर सीटेट में स्पेशली बाल विकास में ला सकें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।